हर दिशा में तू, हर घर में तू है इरादा, तुझसे करता हूँ वादा, तेरे साथ रहूँगा सदा। हंसते गाते यूं मुस्कुरा के अपना बनाया तूने तो, सपने सजा के सच को दिखाया तूने तो, साथ तेरा ना छोड़ूंगा मैं कभी। मेरा आसिम, मेरा आसिम। जय आसिम सभी को। साथियों, आप सभी का वेलकम है, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे लाइव सेशन में भी और हमारे जूम मीटिंग ऐप पे भी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हर वेडनेसडे को अपना कीमती समय हमें देते, हमें सुनने के लिए, हमें ध्यान से सुनते भी, अपना आते भी अपने जीवन में। और हमारी यही आशा है कि आप अपने जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़े और लाइफ में जल्द से जल्द नेटवर्क मार्केटिंग में एक अपना परचम हासिल करें। तो आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी और नाम है सपना बाफना। आप सभी का स्वागत करते हुए आज का जो सेशन है हमारा वो बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आपने जिस शख्स को सुना है वो शख्स कोई आम इंसान नहीं है। हमारे बीच एक ऐसी लेडीज लीडर है जो काफी समय से यूट्यूब पे तहलका मचाई हुई है और काफी लोगों की फरमाइश से हमने उनको बड़े रिक्वेस्ट के साथ आप सभी के बीच बुलाया है। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे। उससे पहले आप सभी आप अपने अपने तरफ से वीडियो ऑन कर ले, स्वागत करना पड़ेगा। आप सभी के आवाज मेरी पहुंच रही है आपके पास? तो एक बार हाथ हिला के बता सकते हैं आपको मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है? थैंक यू सो मच टू ऑल। तो आज का वेबिनार हम बिल्कुल भी जरा सा भी मिस नहीं करेंगे। आई होप आपने नोट पैड और डायरी वगैरह सब लेके बैठे होंगे, क्योंकि कोई भी चीज आज हमारी यहाँ छूटनी नहीं चाहिए। आज जो भी हम बात करने वाले हैं, जिस शख्स के बारे में हमने इतना सुना है, तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए हम उन्हीं की जबानी उनकी कहानी सुनेंगे। और उनका नाम सुप्रिया जी है, जिनको काफी सारे लोग जानते हैं यूट्यूब पे। तो हम उनको बुलाते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वेलकम सुप्रिया जी, आपको आपकी तरफ से अनम्यूट करना पड़ेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने इंट्रोड्यूस किया। और नमस्कार सभी को, जय आसियन। मेरी आवाज ठीक आ रही है तो एक बार प्लीज मुझे आप थैंक यू। मेरा नाम सुप्रिया गिरधर है और मैं पिछले लगभग 1 साल से आसियन बिजनेस में हूँ। और ये मेरे फादर हैं और मेरे फादर ने आसियन बिजनेस को स्टार्ट किया था
और लगभग आज से 2-2.5 साल पहले स्टार्ट किया था, और अभी पिछले 1 साल से मैं भी आरसीएम में एक्टिव हूँ। और अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो एमएससी बीएड हूँ मैं, एमएससी की है मैथमेटिक्स से, और उसके बाद बीएड की है। और डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आई थोड़ा सा ये मैं बताऊंगी। उससे पहले थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि एमएससी बीएड जब मैंने की तो उसके बाद फिर जैसे हम सभी सोचते हैं कि अभी पढ़ाई लिखाई हो चुकी है पूरी, तो अभी हम जॉब करने के लिए रेडी होते हैं। तो मैंने भी सेम वैसा ही सोचा कि मैं भी जॉब करना चाहती हूँ, और मैंने अपने फादर को बोला कि पापा मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो मेरे पापा ने बताया हमें, मुझे थोड़ा सा बताया कि जॉब देखो 8-10 हजार रुपए की अगर नौकरी है तो वो तो हम नहीं करवाएंगे। हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कर लेना, ऐसा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट जॉब को आज भी यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है। तो हम लोगों की भी थिंकिंग पहले वैसी ही थी, लेकिन मेरे फादर ने वही बोला कि 8-10 हजार की नौकरी तो नहीं कराएंगे। जब मैंने एमएससी बीएड की और उसके बाद मुझे जब पढ़ाई जब हम करते हैं तो उसके बाद फिर मुझे भी पता चला कि ये तो एक टीचर वाली जॉब है, और फिर मुझे पता चला कि मेरा तो टीचिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं बैंकिंग में, उस टाइम थोड़ा ट्रेंड सा हुआ बैंकिंग का, बहुत से लोग बैंक में, हमारे आसपास के लोग उन्होंने बैंक की जॉब ज्वाइन की थी, तो उनको देखकर थोड़ा सा मन हुआ कि चलो बैंकिंग की साइड जाते हैं। और उसके बाद बैंकिंग की कोचिंग ली, बैंक की कोचिंग के बाद एग्जाम दिए काफी सारे, जैसे आप जानते होंगे प्री एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है। प्री क्लियर हो गया, मेंस शुरुआत में नहीं हुआ, 2-4 बार ट्राई करने के बाद मेंस भी क्लियर हो गया। उसके बाद बारी आती है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में थोड़ा सा दिक्कत आ गई, उन्होंने थोड़ा सा कुछ डिमांड भी रखी, और वो इंटरव्यू भी वहां से कैंसिल हो गया, और वो बैंक वाला जो सपना था जॉब का, तो वो भी फिर कहीं ना कहीं खत्म सा हो गया। उसके बाद फिर सोचा कि चलो अभी क्या करें, अभी तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जहां पर भी जाते थे तो वो यही बोलते थे कि आपकी क्वालिफिकेशन तो टीचर वाली है, आपको किसी स्कूल में ज्वाइन करना चाहिए। बट अब उनको मैं क्या समझाऊं कि टीचिंग में तो मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और जहां इंटरेस्ट नहीं तो उस काम को तो फिर कैसे कर सकते हैं, मन से नहीं कर सकते। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके थोड़ा सोचना शुरू किया कि क्या किया जाए, टीचिंग करनी नहीं है, बैंक में जॉब मिल नहीं रही है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो उसके बाद तब तक आरसीएम बिजनेस जो है वो चल रहा था। मेरे फादर आरसीएम करते थे, और घर में हम लोग सभी सामान वगैरह प्रोडक्ट्स यूज करते थे। तो पापा ने मुझे एक दिन आरसीएम का प्लान बताया और मुझे बोला कि 8-10 हजार की जॉब तो, प्राइवेट जॉब तो हम नहीं कराएंगे, हाँ ये बिजनेस है, इसमें अगर चाहें आप चाहो तो इसको कर सकते हो। तो मुझे प्लान बताया गया, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया, समझ भी आया थोड़ा बहुत, लेकिन वो ईगो जो है हमारी वो सामने आ जाती है। फिर मुझे ईगो सामने आई कि मैं तो एमएससी बीएड हूँ, मैं लोगों से ये हल्दी नमक मिर्च और साबुन के बारे में बात करूंगी, नहीं मैं तो ये नहीं कर सकती। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा, यानी उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया। उससे थोड़ा पहले की मैं बात बताऊं, लॉकडाउन से पहले मैंने ऐसे ही घूमते फिरते जॉब की तलाश थी मुझे, तो मुझे एक जॉब मिली इंश्योरेंस सेक्टर में, एज अ ट्रेनर मैंने जॉब करना शुरू किया। तो ये एक परमानेंट जॉब नहीं थी, ये एक टेम्परेरी जॉब इसको बोल सकते हैं। तो ये टेम्परेरी मैंने वर्क करना शुरू किया, बट ठीक था, पे आउट वगैरह वहां से मुझे ठीक हो रहा था, इनकम ठीक हो रही थी। और उसके बाद ये लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन की वजह से अभी काम जो था वो एज अ ट्रेनर था मेरा, मतलब ट्रेनिंग देना। तो ट्रेनिंग के लिए लोगों को इकट्ठा करना होता है, और लॉकडाउन हुआ तो फिर सब कुछ बंद हो गया, तो लोगों को इकट्ठा कर नहीं सकते थे। तो वो जो मेरी जॉब थी, टेम्परेरी जॉब उसको बोल सकते हैं, वो टेम्परेरी जॉब भी हाथ से चली गई। उसके बाद फिर थोड़ी परेशानी हुई कि अब क्या करें, अभी तो लॉकडाउन भी है, अब तो सब कुछ बंद है, तो अभी कर भी क्या सकते हैं। तो लॉकडाउन था और फ्री थे घर में, बिल्कुल कुछ काम घर में उतना ज्यादा होता नहीं है, तो पूरा दिन टाइम पास नहीं होता था। और साइड बाय साइड आरसीएम की मीटिंग्स भी होती थी, हालांकि उससे पहले भी मैंने कुछ एक आरसीएम की मीटिंग्स अटेंड की, कुछ सेमिनार में भी जाते थे, लेकिन सिर्फ वो घूमने फिरने के पर्पज से या थोड़ा चलो टाइम पास हो जाए उस पर्पज से ही जाते थे। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ और उसके बाद जब शुरुआत की, तो लॉकडाउन के टाइम में सोचा चलो घर में टाइम पास तो होता नहीं है, चलो ये मीटिंग ही अटेंड कर लें, शायद थोड़ा टाइम पास हो जाए। तो टाइम पास के पर्पज से शुरू किया,
और उसके बाद करते 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 आरसीएम में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। उससे पहले की मैं थोड़ी सी आपको बात बताती हूँ। जब मुझे कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी और सभी लोग जहां भी मैं जाती थी वो मुझसे मेरी क्वालिफिकेशन पूछते थे और मैंने उनको यही बताना कि एमएससी बीएड, तो वो मुझे यही बोलते थे कि आपको तो किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में टीचिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। तो मैं उनको अभी क्या बताऊं कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है टीचिंग में। पेरेंट्स भी यही बोलते थे। तो बिना मन के मैंने फिर सोचा चलो अभी और कुछ भी नहीं है तो चलो कोई स्कूल में ही ट्राई कर लेते हैं। तो हमारे ही पास में एक स्कूल था, तो वहां पर मैंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने बोला कि ठीक है, इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो चुके हैं और आप कल से आ जाना। तो वैसे तो मेरा भी मन नहीं था जाने का, पर और कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो इसलिए फिर मैं अगले दिन गई स्कूल में। और स्कूल में वहां पर टेस्ट चल रहे थे, यूनिट टेस्ट जैसे होते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि यूनिट टेस्ट चल रहे हैं और क्लासेस तो नहीं होंगी, तो आप एक काम करो, आप रिसेप्शन पर बैठ जाओ, क्योंकि रिसेप्शन वाली जो मैम है वो आज एब्सेंट है, तो आप उनकी जगह पर बैठ जाओ। तो मैंने उनको बोला कि रिसेप्शन पे तो मैं कैसे बैठ सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मेरा तो फर्स्ट डे है आज स्कूल का, तो मैं वहां बैठकर क्या करूंगी, मैं तो किसी को जानती भी नहीं और ना ही मुझे कुछ बहुत ज्यादा नॉलेज है इस स्कूल के बारे में। तो उन्होंने बोला कि आपने कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ बैठ जाओ, जो भी आए उसको आपने सिर्फ डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं जाने देना, आप उनको बैठाना, वहां पर बैठने के लिए जगह थी, आप उनको वहां बैठा देना और अंदर से पूछकर फिर आपने उनको अंदर भेजना। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, तो बहुत आसान काम है, ये हो जाएगा। तो जैसे ही मैं वहां पर बैठी जाकर और पहला ही व्यक्ति जिसने एंट्री ली और मैंने उसको, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाने लगे, तो मैंने उनको बोला कि जी सर, आपको किससे मिलना है, आप कौन? तो उस व्यक्ति ने थोड़ा सा अजीब से तरीके से मुझसे बात की कि तू कौन, तू नई आई है क्या इस स्कूल में? तो मैंने बोला हाँ, मैं नई आई हूँ और मेरी ड्यूटी लगी है कि पूछना है, पहले ही डायरेक्ट आप जा रहे थे इसलिए मैंने आपको पूछा है। तो उन्होंने बोला कि तू मुझे जानती नहीं है और मैं इस स्कूल का मालिक हूँ। और ये थोड़ा सा मतलब बहस हुई, इस बात पे थोड़ी सी कहासुनी हुई और मेरा मन तो पहले ही नहीं था स्कूल में, स्कूल को ज्वाइन करने का, और ऐसा इंसिडेंट हुआ वो भी पहले ही दिन हो गया। तो इसके बाद से मेरा मन और ज्यादा मतलब खटास सी आ गई थोड़ी सी, और उसके बाद मैं घर आ गई और घर आकर फिर मैंने बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगी कल से। और उसके बाद फिर ये लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में टाइम पास नहीं होता था, तो टाइम पास करने के पर्पज से आरसीएम की जो मीटिंग्स थी वो अटेंड करना शुरू किया। और आरसीएम की मीटिंग अटेंड करते 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 कब इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, कब ये इंटरेस्ट आरसीएम में बढ़ना शुरू हुआ, साथ साथ में मेरे जो पापा हैं, ये मेरे अपलाइन भी हैं, मुझे मतलब घर पे ही डेली हर बात में थोड़ा थोड़ा बताते रहते थे। जब मैंने आके बोला कि मुझे नहीं करनी जॉब वहां पर स्कूल में, मैंने छोड़ दिया है, तो उन्होंने मुझे बोला कि क्यों छोड़ दिया, क्या हुआ, क्या बात हुई? तो मैंने उनको सारा इंसिडेंट बताया। तो उन्होंने मुझे बोला, बल्कि उन्होंने मुझे हिम्मत देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, अभी तुम्हें नौकरी मांगने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ ऐसा काम करो कि तुम लोगों को नौकरी या तुम लोगों को रोजगार देने वाले बनो। तो ये बात मुझे थोड़ी सी अटपटी सी लगी शुरुआत में तो, कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मेरे पापा ने मुझे हिम्मत दी और वो बात बोली, लेकिन उस टाइम तक भी नहीं पता था कि करना क्या है। और एक बात और वहां से मेरे माइंड में आई कि जिस तरह से मेरे साथ जो बिहेव किया गया, तो मैं तो फाइनेंशियली ठीक हूँ, फुलफिल हूँ, मुझे इतनी कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं थी, इसलिए मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं आज भी, जो लोग जॉब पर हैं, जिनको इस तरह की इंसल्ट का सामना करना पड़ता है और मजबूरी में उनको वो जॉब भी करनी पड़ती है, अपनी इंसल्ट करवा कर भी उनको वो जॉब करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं। तो मुझे भी ऐसा फील हुआ कि हाँ, सचमुच किसी के अंडर काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर हम खुद काम करते हैं तो वो हमारी मर्जी का काम होता है। ये बातें मुझे उस टाइम तक थोड़ी थोड़ी सी समझ में आ चुकी थी, यानी कि बेस जो है वो बनना शुरू हो गया था उस टाइम पर, आरसीएम की तरफ जो बेस है वो बनना शुरू हो गया था, लेकिन इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो एक बात यही समझ में आई कि आरसीएम
एक बात समझ में आई कि जॉब जो है वो तो ऐसा ही है, बस यस सर करना पड़ता है। अपना अपना मन क्या कह रहा है उसकी ना सुनकर अपने बॉस की बातों को सुनना पड़ता है। अपनी कोई पहचान नहीं होती है, अपनी कोई इज्जत नहीं होती है। तो इसीलिए बस थोड़ा सा मतलब मन और ज्यादा खट्टा हो गया था वहां से। और उसके बाद फिर आरसीएम की जो मीटिंग अटेंड करना शुरू हुआ, उसके बाद घर से भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलने लगा कि अभी आप नौकरी लेने वाले नहीं, बल्कि अब आपको नौकरी देने वाला बनना है। तो वो घर से भी थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन जब मिलना शुरू हुआ, और कुछ इंसिडेंट भी ऐसे हुए मेरे साथ, तो साथ साथ में आरसीएम की मीटिंग्स भी चल रही थी, वहां से नॉलेज भी मिल रही थी। तो उसके बाद ये बेस जो है वो बन चुका था और अभी बिल्कुल तैयार था। एक वो कहते हैं ना कि एक विद्यार्थी जो है बिल्कुल तैयार था अब सीखने के लिए। तो उस टाइम पर मेरे पापा ने बिल्कुल सही समय का इंतजार करके, सही समय देख के, और लॉकडाउन में ही फिर मुझे प्लान दिखाया, मुझे बताया, अच्छे से समझाया, और वो मेरे साथ मेरे माइंड में जो चल रहा था उसी से रिलेट किया, और वही 7 गोले बनाकर दिखाया। कस्टमर, कंपनी, ये वो बीच में ये सब होता है, ऐसे ऐसे सामान आता है, ऐसे नहीं, अगर बिचौलियों के थ्रू नहीं आएगा, डायरेक्ट सामान अगर हम लेते हैं, ऐसे बताया जैसे कि एक कस्टमर है, हम सभी कस्टमर है, सामान लेते हैं किसी नजदीक की छोटी दुकान से, रिटेलर से लेते हैं, होलसेलर से लाता है, वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, वो C&F एजेंट से लेता है, फिर कंपनी कहीं होती है, बीच में बहुत सारे बिचौलिए होते हैं, वहां से अगर सामान लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं महंगा मिलता है। तो मेरे पापा ने मेरे से 2 सवाल पूछे कि मेरे पापा ने मुझे बोला कि आप पढ़े लिखे हैं, मेरे को 2 सवालों का जवाब दो कि अगर सामान जो है हमारा डायरेक्ट कंपनी से आएगा तो हमें सस्ता मिलेगा, या 10 हाथों से गुजर के आएगा तो सस्ता मिलेगा। तो मैंने बोला कि डायरेक्ट कंपनी से आएगा तो ही सस्ता मिलेगा। उसके बाद दूसरा सवाल मेरे से पूछा गया कि ये सामान जो है डायरेक्ट कंपनी से आएगा तो वहां पर शुद्धता की गारंटी है, या अगर 10 हाथों से गुजर के आए तो शुद्धता की गारंटी है। तो मैंने बोला कि डायरेक्ट कंपनी से अगर आ रहा है तो वहां शुद्धता की गारंटी है, क्योंकि बिचौलिए जो है वो मिलावट करते हैं। तो इन्होंने मेरे को यही बताया कि इसी का नाम ही आरसीएम है। आरसीएम में कुछ अलग नहीं करना है, वही करना है जो पहले से हम लोग सामान घर में इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग पहले इस्तेमाल कर भी रहे थे। तो यही बताया कि सामान पहले इस्तेमाल करते हैं वही करना है, आपने अलग कुछ नहीं करना है, और इसी के बारे में बस दूसरे लोगों को बताना है। तो अभी आरसीएम में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, और एक दिन का मैं इंसिडेंट बताती हूँ। एक मीटिंग का इंसिडेंट है एक्चुअली। एक मीटिंग जब चल रही थी तो उसमें कोई लीडर थे, लेडी लीडर थी, जो कि बता रही थी अपने बारे में कि हमारी महिलाओं की कोई पहचान नहीं होती है। जब एक बेटी होती है तो अपने पिता के नाम से जानी जाती है, जब वो शादी हो जाती है, जब वो बहू बन जाती है तो अपने पति के नाम से या अपने परिवार के नाम से जानी जाती है, हमारी खुद की कोई पहचान नहीं होती है। तो वहां से मुझे वो बात थोड़ा सा अच्छी भी लगी, और मैंने खुद अपने आप पर भी सोचा कि हाँ सचमुच ये तो हमारे साथ भी ऐसा ही है। अभी हम कहीं भी जाते हैं तो हमें हमारे पापा के नाम से जाना जाता है, अगर शादी हो जाती है तो पति के नाम से या उस परिवार के या खानदान के नाम से जाना जाता है। अपनी पहचान कहाँ है? हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है। तो वहां से फिर मेरा भी एक ड्रीम हुआ, एक सपना हुआ कि मेरे को मेरे पापा के नाम से नहीं, बल्कि मेरे पापा को मेरे नाम से जानना शुरू करें, ऐसा मेरा एक सपना हुआ। मेरे पापा ने मुझे एक एग्जांपल देकर भी बताया कि हमारे पड़ोस में एक लेडी है जो कि स्कूल में जॉब करती थी। सुबह उन्होंने जाना 8-9 बजे के आसपास, और 2-3 बजे के आसपास वो घर आती थी, यानी कि 8 घंटे 10 घंटे वो वहीं पर स्कूल में ही ड्यूटी देनी होती थी। और अगर मैं सैलरी की बात करूं, वो एक स्कूल में टीचर थी, और अगर सैलरी की बात करूं तो सिर्फ 3-4 हजार रुपए ही। 8 घंटे ड्यूटी देने के बाद पूरा महीना डेली 8 घंटे काम करना, और उसके बाद भी उनकी जो इनकम है सिर्फ 3 या 4 हजार रुपए। तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि देखो वो एक महिला है, ये थाली का एक बैंगन होता है, इधर से उधर, सुबह टिफिन भरा पहुंच गए, खाली किया घर आ गए, फिर टिफिन भरा पहुंच गए स्कूल में या जॉब पर, टिफिन खाली किया फिर घर आ गए, फिर टिफिन भरा फिर खाली किया घर आ गए, टिफिन भरा खाली किया घर आ गए। 45 साल तक यही काम करना पड़ता है। मेरे पापा ने हमें ये बताया, क्योंकि मेरे पापा पहले आरसीएम से जुड़े हुए थे, बहुत सारी टेप, बहुत सारी सीडी सुन चुके थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि पूरी उम्र यही काम करना पड़ेगा।
और हम देखते भी हैं हमारे आसपास में, या आप सभी लोग समझदार लोग बैठे हैं, आप सभी देखिए आपके आसपास में भी यही होता है। पूरी उम्र काम करना पड़ता है, उसके बाद भी जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ नहीं होता हमारे पास। तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि या तो 5 साल काम कर लो या फिर 45 साल काम कर लो। 5 साल अगर आरसीएम में या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 5 साल अगर हम दे देते हैं, उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है कि अगर हम काम नहीं भी करेंगे तो यहाँ से हमारी इनकम आनी बंद नहीं होगी। तो एक ये इस बात ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। इसके अलावा अपनी पहचान वाली जो बात थी उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, और वहां से मेरा भी एक सपना बना कि मुझे मेरे पापा के नाम से नहीं बल्कि मेरे पापा को मेरे नाम से जाने। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी सपना मैम ने भी बताया था कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया। वहां से ही इंस्पायर होके मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरुआत की यूट्यूब की, और उसके बाद लगभग अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 40,000 लोगों का एक हमारा परिवार है। और यूट्यूब भी कुछ ज्यादा इंटेंशन से शुरू नहीं किया था, वो भी इसीलिए किया था कि एक छोटा सा वीडियो बनाया, थोड़ा सा इंस्पायर होके। सबसे पहला स्टेप जैसे होता है प्लान सीखने का, तो मैंने भी आरसीएम का प्लान सीखा और वहां से एक छोटा सा वीडियो बनाया, लगभग 8-10 मिनट का वो वीडियो बनकर तैयार हुआ। और उसके बाद फोन में थोड़ा सा स्पेस की कमी थी, फोन में स्पेस नहीं था, तो इसलिए सोचा कि चलो वीडियो तो अच्छा है और पहली मेहनत थी तो इसलिए वो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो वीडियो काफी अच्छा लगा और उसको सोचा कि अभी फोन में स्पेस नहीं है तो अब क्या करें, वीडियो रखना भी जरूरी है, डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। तो सोचा कि चलो यूट्यूब पर एक वीडियो डाल देते हैं। तो उस वीडियो को यूट्यूब पर डाल दिया बिना किसी उस इंटेंशन के कि हमें यूट्यूब को शुरुआत करनी है। वो वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया और थोड़े टाइम बाद 2-4-6 महीने बाद जब देखा तो पता चला कि उस वीडियो को हजारों लोगों ने देख लिया था उस टाइम पर। और तब आंखें खुली और सोचा कि इसमें तो कुछ था ही नहीं, और सिर्फ कॉपी पेन पे प्लान ही बताया हुआ था और उस वीडियो को हजारों लोगों ने देख लिया है, तो क्यों ना इसी दिशा में कदम बढ़ाए जाएं। और फिर धीरे धीरे करके, और लॉकडाउन भी था और शुरुआत भी यूट्यूब की तभी हुई थी लॉकडाउन से ही, और धीरे धीरे करके जानकारियां और लेना शुरू किया। क्योंकि कोई भी हमारी चीज जब लोगों को पसंद आने लगती है तो हमारा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उसमें बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वहां से यूट्यूब में इंटरेस्ट मेरा इसलिए बढ़ा क्योंकि मुझे लगा कि एक इस वीडियो को जिसमें कुछ इतना खास था भी नहीं, उसको हजारों लोगों ने देख लिया, तो क्यों ना हम एक और वीडियो डालें और ट्राई करें कि क्या इस वीडियो को भी लोग देखते हैं। और उस ट्रायल के चक्कर में फिर हमने और वीडियो डालना शुरू किया, साथ में फिर अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी डालना शुरू किया। और उसके बाद एक दिन हमारे पास एक कॉल आया, एक महिला ने हमें कॉल किया, उन्होंने बोला कि मैंने आरसीएम ज्वाइन किया है लेकिन मेरी कोई मदद नहीं करता है, आप मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। तो अपने आप में ही सुनकर ये लगा कि हमें तो खुद ही कुछ नहीं आता, हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे और फिर लगा कि हाँ अब तो सीखना चाहिए, और वहीं से फिर एक सपना बना कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन तो हो जाते हैं, कोई ना कोई उनको ज्वाइन तो करवा देता है, लेकिन वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलती है। लेकिन आरसीएम बिजनेस, तब तक मुझे ये समझ में आ गया था कि आरसीएम बिजनेस एक ऐसा सिस्टम है जो कि ना तो हमें कभी स्कूल में पढ़ाया गया है, ना कभी हमें कॉलेज में पढ़ाया गया है, ना कभी भी हमने एजुकेशन यहाँ से नहीं ली है, ना ही हमारे पेरेंट्स ने कभी, जैसे पेरेंट्स हमें संस्कार देते हैं ऐसे ही हमें पेरेंट्स ने कभी भी आरसीएम बिजनेस नहीं दिया। तो इसको सीखना ही पड़ेगा। तो फिर वहां से थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया और पता लगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेके छोटी छोटी वीडियोस बनाना शुरू किया। और इससे फायदा थोड़ा ये हुआ कि मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ, आसपास वाले लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हुए, ज्वाइन होना शुरू हुए। कुछ टीम पापा ने बनाई हुई थी पहले ही, कुछ फिर मैंने लोगों को 1-to-1 प्लान दिखाकर और टीम बनाना शुरू किया। फिर कुछ लोगों को बेनिफिट हुआ, कुछ लोगों के घर पे कुछ इनकम गई, 200-500 हजार रुपए किसी के घर पे इनकम गई। स्वास्थ्य मिलना शुरू हुआ लोगों को, हमें भी स्वास्थ्य मिलना शुरू हुआ, क्योंकि आरसीएम की शुरुआत जब हमने की थी तो कुछ बहुत ज्यादा बड़े रीजन से नहीं की थी, इसीलिए की थी कि किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे और उन्होंने वहां पर हेल्थ गार्ड के बने हुए पकोड़े खिलाए, हेल्थ गार्ड की बनी हुई कुछ चीजें हमें खिलाई और चाय भी पिलाई साथ में। और बार बार जब ये इन चीजों का यूज हुआ,
बार बार जब हेल्थ कार्ड के बनी हुई चीजें, फास्ट फूड जो है वो हम खा रहे थे, चाय पी रहे थे, तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये चीजें बहुत नुकसान कर देती हैं। क्योंकि मेरे पापा को अक्सर ऐसा होता था, जब भी पकोड़े वगैरह ऐसा कोई भी तली हुई चीज अगर खा लेते थे तो पेट खराब या सर में दर्द ऐसा होता था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये आपको खराब नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा, आप इसको खाओ, अगर कोई दिक्कत होती है तो हम देख लेंगे। और चाय के बारे में भी, जब हमारे घर में चाय आती थी तो एक बार एक दुकान से अगर कोई चाय आई है तो दोबारा दूसरी चाय पत्ती ही आएगी, वो वाली चाय पत्ती रिपीट नहीं होती थी। तो वहां से शुरुआत हुई। तो मेरे पापा ने फील किया कि नहीं, अभी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई, वरना तो ऐसा हो जाता था। तो फिर पूछा कि ऐसा क्या डाला आपने इस चाय में कि हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। तो उन्होंने बताया कि चाय में तो हमने कुछ नहीं डाला, लेकिन ये जो चाय है ये दूसरी है। उन्होंने नाम नहीं बताया कि ये आरसीएम है, उन्होंने बताया कि ये हमारी स्पेशल चाय है, हम किसी स्पेशल जगह से मंगवाते हैं। और उस टाइम उन्होंने हमें एक एक पैकेट गिफ्ट भी दिया, चाय और हेल्थ कार्ड का गिफ्ट दिया उन्होंने हमें एक एक पैकेट, और उसको हमने अपने घर में यूज किया और वहां से हमें फिर रिजल्ट आया। तो उसके बाद फिर मेरे पापा ने आरसीएम को ज्वाइन किया था। तो इसी तरीके से अब हमें विश्वास हो चुका था, और लोगों को भी फिर हमारी तरफ से फिर लोगों को इनकम आनी शुरू हुई। और एक बार एक महिला ने, मतलब अनएक्सपेक्टेड सा ये एक इंसिडेंट हुआ। एक महिला ने एक दिन बोला कि मेरे सिर पे इस तरीके से हाथ फेर के उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को आपकी वजह से इनकम आई है, और मेरा बेटा बहुत ही गलत संगति में था, और अभी आपकी वजह से, हालांकि हमें पता नहीं था कि किस वजह से ऐसा वो बोल रही हैं। उन्होंने बोला कि मेरा बेटा बहुत गलत संगति में था, गलत लोगों के साथ रहता था, लेकिन आरसीएम में काम करके, आपके साथ काम करके, वो अभी उसकी जो आदतें हैं वो पहले से बहुत अच्छी हो गई है, सुधर चुकी हैं। और अभी मतलब उस महिला की आंखों में आंसू आ गए थे, और वो देखकर हमारी भी आंखों में आंसू आ गए कि जाने अनजाने में ही सही, लेकिन पता नहीं कैसे ये सब कुछ अपने आप ही होता जा रहा है, हमें पता नहीं चला। तो उस महिला ने ये बोला कि मेरा बेटा अभी बहुत अच्छी संगति में आ चुका है, और मेरा बेटा जो कि कुछ काम नहीं करता था, अभी उसके घर में कुछ इनकम भी आ चुकी है। और हमारा जो पैसा डॉक्टरों के पास जाता था, क्योंकि हमारे घर में बीमारियां बहुत थी, तो मेरा पैसा डॉक्टरों को भी जाना बंद हो गया है। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, और थोड़ी लगन के साथ, मेहनत के साथ काम करना शुरू किया हमने। तो एक कृष्ण जी हैं हमारी टीम में, कृष्ण जी ने ज्वाइन किया, और उनकी वाइफ है विद्या जी। तो विद्या जी ने भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, और वो न्यूट्रीचार्ज की उन्होंने जानकारी ली, प्रोडक्ट्स की जानकारी ली, और काम करना शुरू किया। तो विद्या जी एक गांव से बिलोंग करती हैं। तो विद्या जी ने, एक दिन हम उनके पास बैठे हुए थे, तो हमने उनसे पूछा कि विद्या जी आपको कैसा लग रहा है। तो विद्या जी ने बताया कि सच बताऊं तो मेरा तो सपना ही पूरा हो गया। तो हमने पूछा कि विद्या जी वो कैसे। तो उन्होंने बताया कि मैं जब छोटी थी तो जैसे बच्चे बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, लेकिन गांव में रहते थे तो जल्दी शादी हो गई, और परिवार में, घर गृहस्थी में इतना ज्यादा बिजी हो गई कि मेरा जो सपना था वो मर गया था, वो दब कर रह गया था। और जब मैंने आरसीएम में काम करना शुरू किया, और अभी जब वो न्यूट्रीचार्ज के बारे में लोगों को बताने जाती हैं, लोगों को न्यूट्रीचार्ज देती हैं, तो जो लोग हैं वो बोलते हैं कि वो आ गई डॉक्टर। तो विद्या जी ने ये बताया कि मेरा सपना पूरा हो गया। तो वहां से हमें थोड़ा और ज्यादा एनर्जी मिली, और ज्यादा मोटिवेशन मिला कि हाँ ये सच बात है। और इसके अलावा विद्या जी ने ये बताया कि हमने पूछा अच्छा और क्या आपको लगता है कि आरसीएम से आपके क्या बेनिफिट हुए, और क्या आपको बेनिफिट हुआ। तो विद्या जी ने ये बताया कि मेरे जो पति हैं वो थोड़ा सा मतलब गलत लोगों की संगति में थे, रात को मतलब ड्रिंक भी करते थे, और थोड़ा गलत लोगों की संगति में थे, दोस्तों के साथ घूमना रात रात तक, और घर पे बहुत लेट आना, पता नहीं 11-12 बजे भी अगर घर पे आए, 1 बजे भी आए, तो उस टाइम 10 दोस्त और साथ में आ जाते थे, और मेरे को बोलना कि चलो इन सभी का खाना बनाओ, अब रात को 1 बजे 2 बजे तक मैं
मतलब थोड़ा इस तरह का उनकी कंपनी ऐसी थी, उनकी संगति ऐसी थी। तो उन्होंने बोला कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, आरसीएम में आने के बाद मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी संगति भी बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि आरसीएम के लोगों के साथ मिलना, आरसीएम के लोगों के साथ बैठना, खाना पीना, मीटिंग करना सब आरसीएम के साथ होता है। पहले वो हमें टाइम नहीं देते थे, अपने दोस्तों के साथ ही बिजी रहते थे, अब उन्होंने अपने परिवार को टाइम देना शुरू किया है, तो ये और अच्छी बात है। जब बच्चों से पूछा गया तो उनके बच्चों ने भी ये बताया कि पहले हमारे पापा हमें टाइम नहीं देते थे, लेकिन जब से आरसीएम में आए हैं तो उसके बाद उन्होंने हमें टाइम देना शुरू किया है, तो आरसीएम ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी है। और उन्होंने ये बोला कि अपलाइन के बारे में, यानी मेरे पापा के बारे में उन्होंने बोला कि आप तो हमारे लिए भगवान जैसे हैं, क्योंकि जो काम भगवान को वो डेली प्रार्थना करते थे, और उन्होंने बोला कि भगवान ने ही आपको हमारे पास भेजा है, और हमारी जिंदगी में 180 डिग्री का जो ये बदलाव आया है वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की वजह से ही आया है। तो इस तरीके से मतलब ना सिर्फ हम आरसीएम से इनकम ले रहे हैं, बल्कि साथ साथ में लोगों की दुआएं भी ले रहे हैं। और अभी विद्या जी ने ये भी बताया कि हमारे अकाउंट में लगभग 7 लाख के आसपास की हमारी इनकम भी आ चुकी है। अपना पिकअप सेंटर भी चला रहे हैं, बहुत अच्छे से दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करते हैं, इनकम भी ले रहे हैं, और साथ में रहने का जो उनकी मतलब लाइफ है वो बहुत अच्छी हो चुकी है। तो ये उन्होंने हमें बताया। और आरसीएम में एक बात और हमने देखी कि ना सिर्फ यहाँ पर इनकम है, बल्कि दुआएं कमाने का भी एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि पैसा तो हम दूसरे किसी काम से भी कमा सकते हैं। अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस करता है, कुछ भी करते हैं, पैसा वहां से भी कमाया जा सकता है, लेकिन जो दुआएं कमाने का मौका है वो हमें सिर्फ और सिर्फ आरसीएम से मिलता है। और ऐसा बोला जाता है कि पैसा जो है वो तो शायद खत्म हो सकता है, वो तो जा सकता है, लेकिन जो दुआएं हमने पूरी जिंदगी में कमाई है वो कहीं नहीं जा सकती हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने का एक बहुत अच्छा मौका है आरसीएम बिजनेस, क्योंकि आज हम देख रहे हैं अभी कोरोना के टाइम में बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। हालांकि पहले ही हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से ये बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गई है। इस लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी में कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई, तो लोगों को रोजगार देने का एक ये बहुत अच्छा अवसर हमारे पास है, एक बहुत अच्छा मौका हमारे पास है लोगों को रोजगार देने का। तो एक बहुत अच्छा मौका ये है हमारे पास लोगों को रोजगार देने का, क्योंकि देखिए ना सिर्फ बेरोजगारों के लिए आरसीएम बिजनेस है, बल्कि जो लोग एक अच्छी जॉब पर हैं उनको भी आरसीएम बिजनेस करना जरूरी है। जो अपना बिजनेस कोई दूसरा ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी आरसीएम बिजनेस करना जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आप कितनी भी अच्छी जॉब पर हैं, अगर 5 लाख रुपए महीने की भी आपकी अगर सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब पर अगर है, तो उसके बावजूद भी वो जॉब जो है जब तक हम काम करेंगे तब तक हमें वहां से इनकम आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जब तक काम करेंगे तब तक इनकम आएगी। आज अगर जॉब को छोड़ देते हैं, रिजाइन दे देते हैं, तो वो इनकम आनी बंद हो जाएगी। अगर भगवान ना करे हमारे साथ कोई ऐसी बुरी घटना हो जाती है कि हमें अपनी जॉब को छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि देखिए हमारा शरीर है और शरीर के साथ बीमारी भी लगी हुई है, शरीर के साथ लॉकडाउन भी लगा हुआ है, शरीर के साथ कोरोना भी लगा हुआ है, शरीर के साथ एक्सीडेंट भी लगा हुआ है, शरीर के साथ डेथ भी लगी हुई है, कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, जब तक लोग खाना खाते रहेंगे, जब तक लोग नहाते रहेंगे, जब तक लोग कपड़ा पहनते रहेंगे, तब तक आरसीएम बिजनेस चलता रहेगा। अभी हमने देखा कि कोरोना के टाइम पे सब कुछ बंद था, सिर्फ 4 चीजें खुली थी, सफाई, डॉक्टर, पुलिस और राशन। अभी ना तो हम पुलिस बन सकते हैं, ना हम डॉक्टर बन सकते हैं, ना हम सफाई कर्मी बन सकते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो राशन से रिलेटेड हो। और आरसीएम बिजनेस एक ऐसा ही बिजनेस है, जब तक लोग इस धरती पर रहेंगे, जब तक लोग खाना खाते रहेंगे, जब तक लोग नहाते रहेंगे, कपड़े पहनते रहेंगे, तब तक आरसीएम बिजनेस चलता रहेगा। आरसीएम बिजनेस कभी भी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है। इसलिए अभी हमने देखा जैसे लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, लोगों की जॉब नहीं थी, लोगों की नौकरियां चली गई थी, लेकिन उसके बाद भी आरसीएम बिजनेस के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, आरसीएम के जो डायरेक्ट सेलर्स थे, उनकी इनकम बिल्कुल टाइम पे आई है और पहले से ज्यादा आई है। अगर मैं हमारी बात करूं, पहले जब लॉकडाउन हुआ था, हम अपना पिकअप सेंटर भी चलाते हैं, तो हमारे आसपास के जो लोग थे जिनको हम प्रोडक्ट्स के बारे में बताते थे, वो हमारे से आरसीएम के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते थे।
कुछ भी कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं खरीदते थे। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ उस टाइम पे हमारे पिकअप सेंटर पर लगभग 3-4 लाख रुपए के आसपास का सामान था, और लॉकडाउन हुआ उसके बाद लोगों ने ऑटोमेटिकली हमसे सामान लेना शुरू कर दिया, क्योंकि बाहर अगर जाए तो पुलिस के डंडे पड़ते थे। पुलिस के डर से या किसी भी कारण से उन्होंने सोचा कि चलो यहीं से ले लेते हैं, उन्होंने हमसे सामान लेना शुरू किया, और वो 3-4 लाख रुपए का जो सामान था, आप यकीन नहीं मानेंगे, 15 से 20 दिन में वो सारा साफ हो गया। लोगों ने अपने डिस्प्ले वॉल में शुरू कर लिया, सामान रख लिया था, लोगों ने अपने घरों में सामान भर लिया था, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि लॉकडाउन है, कब तक चलेगा। तो उसके बाद जब उन्होंने वो सामान यूज किया, उसके बाद अभी वो परमानेंट कस्टमर बन चुके हैं। उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी हमारे साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट जो है हमारे वो बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, काम बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है। इनकम बहुत अच्छी है, और एक ऐसा काम है जो कि पैसिव इनकम जिसको हम बोलते हैं, पैसिव इनकम के लिए हमें आरसीएम बिजनेस को करना चाहिए। मान लिया अगर हम एक आज बहुत अच्छी इनकम पर हैं, उसके बाद भी हमें आरसीएम बिजनेस को इसीलिए करना चाहिए क्योंकि अगर भगवान ना करे हमारे साथ कोई घटना हो जाती है, उस टाइम पे हमें इनकम के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। आपके जो बच्चे हैं या हमारी जो आने वाली जनरेशन है, आज नौकरियां नहीं है उनके पास, प्राइवेट जॉब भी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब तो अब बहुत दूर की बात है, प्राइवेट जॉब अच्छी आज के टाइम पे मिलना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, तो वो भी नहीं मिल पा रही है। तो क्या करेंगे आने वाली जो जनरेशन है, वो क्या करेगी? जॉब नहीं है, प्राइवेट भी नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं है, व्यापार करने के लिए या बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत होती है, वो भी नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग या आरसीएम बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा सिस्टम है जो बाहें फैला के खड़ा हुआ है और बोलता है कि मैं आपका कद नहीं देखूंगा, मैं आपकी उम्र नहीं देखूंगा, मैं आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखूंगा, मैं कुछ नहीं देखूंगा कि आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, आप महिला है या पुरुष हैं, आप बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं। बस एक ही चीज देखूंगा कि क्या आप कपड़ा पहनते हैं, क्या आप खाना खाते हैं, क्या आप नहाते हैं, बस ये चीज मैं देखूंगा। और साथ साथ मैं ये देखूंगा कि आपके अंदर काम करने का जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, आपके कुछ सपने होने चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक बच्चे हैं, जवान हैं या बुजुर्ग हैं, महिला है या पुरुष है, हर एक व्यक्ति इस बिजनेस के साथ जुड़ सकता है, इस बिजनेस में काम कर सकता है। तो सभी लोग, सभी साथी इस बिजनेस के साथ जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। पैसिव इनकम के लिए हमें आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। आपके खुद के अगर कोई सपने नहीं हैं तो आप अपने बच्चों के लिए आरसीएम बिजनेस कीजिए, क्योंकि आज नौकरियां नहीं है, पैसा नहीं है व्यापार करने के लिए हमारे पास। क्योंकि देखिए आदमी काम करता था पहले, अभी मशीनें आ चुकी हैं। हम देखते हैं, अक्सर हमने ये कई बार सुना भी है कि एक वक्त था जब एक चौकीदार हुआ करता था, आज सीसीटीवी कैमरे आ चुके हैं, चौकीदार बेरोजगार हो चुके हैं, चौकीदारों के पास रोजगार नहीं रहा। एक टाइम था जब हम बैंक में जाते थे, एक व्यक्ति वहां बैठा होता था जो हमारी पासबुक में एंट्री करके देता था, जो हमें कैश देता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं एटीएम मशीनें आ चुकी है। आज लोगों की, इंसानों की जरूरत नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ कि आने वाले टाइम में सिर्फ एक ही व्यक्ति बैंक में होगा और वो होगा मैनेजर, और किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि कैश लेने के लिए भी अब मशीनें हैं, कैश देने के लिए भी अब मशीनें हैं। हम देखते हैं बैंक पासबुक को प्रिंट के लिए भी अब मशीनें आ चुकी हैं। हर काम मशीनें करेंगी तो हम क्या करेंगे, इंसान क्या करेंगे? तो डायरेक्ट सेलिंग या आरसीएम बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा सिस्टम है जो हमें आने वाले टाइम में अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं और अगर हम एक अच्छी इनकम पाना चाहते हैं तो आरसीएम बिजनेस ही एक ऐसा सिस्टम है जो हमें यहाँ से इनकम दे सकता है। आना तो पड़ेगा, हम सभी को आरसीएम बिजनेस में आना पड़ेगा, चाहे हम प्रोडक्ट के माध्यम से आए, चाहे हम प्लान के माध्यम से आए, चाहे हम आज आए, चाहे हम 10 साल बाद आए, आना तो हमें पड़ेगा। तो क्यों ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम आरसीएम बिजनेस में आए। आना इसीलिए पड़ेगा क्योंकि देखिए अभी हम देख रहे हैं कॉलेज में, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नेटवर्क मार्केटिंग का एक चैप्टर डाल दिया गया है। अभी जो आने वाली जनरेशन है वो पढ़कर आएगी, वो कॉलेज से ही पढ़ के आएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। उनको बताया जाएगा कि कंपनी को अगर आपने चूज करना है तो कैसी कंपनी होनी चाहिए। कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसका प्लान अच्छा हो, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो,
जिसके प्रोडक्ट्स डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स हों, डेली यूज होने वाली चीजें हों, जिसके सस्ते प्रोडक्ट हों। ये चीजें आने वाली जो जनरेशन है वो पढ़ के आएगी स्कूल में से, कॉलेज में से, तो उनको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। और आज अगर आप आरसीएम बिजनेस में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप आरसीएम में लगातार लगे रहिए। लेकिन अगर कुछ नए साथी मुझे देख रहे हैं तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि आरसीएम बिजनेस को आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बच्चे स्कूल में से, कॉलेज में से पढ़ कर आएंगे तो उनको पता होगा कि ये आरसीएम बिजनेस क्या है, ये सिस्टम क्या है। तो आपके जो बच्चे हैं वो आपको माफ नहीं करेंगे। अगर उनको पता लगता है कि मेरे पापा को या मेरी मम्मी को भी आरसीएम बिजनेस के बारे में किसी ने बताया था, अगर आपके बच्चे किसी पड़ोस वाले की, किसी बगल वाले की लंबी सी गाड़ी देखेंगे और उसको पूछेंगे कि पापा इनके पास गाड़ी क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है, तो वो आप जब उसको बताएंगे कि बेटा उसके पापा तो आरसीएम बिजनेस करते हैं, तो आपका बच्चा जरूर पूछेगा ये आरसीएम क्या है। तो आप जब उसको बताएंगे कि आरसीएम बिजनेस में कुछ नहीं करना है, बस अपनी दुकान बदलनी थी, और बेटा मेरे को भी बताया था उन्होंने, लेकिन मैंने आरसीएम ज्वाइन नहीं किया, उस टाइम पर आपके बच्चे सर आपको माफ नहीं करेंगे। वो ये कहेंगे कि पापा आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही थी कि दुकान ही तो बदलनी है। और ऐसा इंसिडेंट सचमुच हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। हमारे पड़ोस में एक फैमिली है और जो अंकल हैं वहां पर, उनको किसी ने आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करवाया था। पहले जब आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई थी 2001, 2, 3 के आसपास, किसी ने ज्वाइन कराया था उनको आरसीएम बिजनेस में, उन्होंने ज्वाइन भी किया था। और उसके बाद अभी उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया उस चीज को, और उस चीज को इग्नोर कर दिया। उसके बाद अभी क्या हुआ, उनकी जो बेटी है वो मेरी क्लासमेट रह चुकी है, और जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो मैंने उनकी बेटी को दोबारा से फिर प्लान बताया, और वो जो बेटी है उन्होंने आरसीएम बिजनेस हमारे साथ ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जब हमने उनको विजय विरोधिया जी का एक वीडियो दिखाया, विजय विरोधिया जी जो कि मेरी ग्रेट अपलाइन है और मेरे ही शहर से बिलोंग करते हैं, तो विजय विरोधिया जी का जब हमने उनको एक वीडियो दिखाया तो उस लड़की ने मुझे ये बोला कि इनको तो मेरे पापा शायद जानते हैं। तो मुझे बहुत ही ये सरप्राइजिंग लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तुम कहाँ हैं और आप कहाँ हैं, तो कैसे जान सकते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपने पापा को जरूर ये दिखाऊंगी। और हमने उनको ये बोला कि विजय विरोधिया जी का एक हमारे यहाँ सेमिनार होना था नजदीक में ही, तो मैंने विजय विरोधिया जी का वीडियो दिखाकर उस लड़की को, मेरी उस फ्रेंड को बोला कि इनका एक सेमिनार है और हम ये चाहते हैं, हम जा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलो। तो उसने बोला कि मैं अपने पापा से पूछती हूँ, शायद मेरे पापा इनको जानते हैं। तो मुझे इस बात पे यकीन नहीं हुआ, तो वो अपने घर गई और उसने अपने पापा से पूछा, तो उसके पापा ने उसको बोला कि हाँ मैं तो इनको जानता हूँ, ये तो मेरी शॉप पर, मेरी दुकान पर आकर बैठा करते थे हमारे साथ। तो उस लड़की ने बोला कि पापा इनका एक प्रोग्राम है कल और मैं देखना चाहती हूँ, और चलो मैं आपको आपके पुराने दोस्त से भी मिलवा के आती हूँ। तो उसके पापा भी तैयार हो गए जाने के लिए, और मैं, मेरे पापा और वो मेरी फ्रेंड और उसके पापा, हम 4 लोग गए। और जब हम वहां पर थोड़ी देर, सेमिनार के शुरुआत होने से थोड़ी देर पहले ही हम पहुंच गए थे, वहां पे हम इंतजार कर रहे थे सेमिनार शुरू होने का। तो वो जो अंकल थे उन्होंने मेरे पापा से विजय विरोधिया जी का नंबर लिया और उनको कॉल करके बोला कि पहचाना आपने मुझे, क्योंकि वो पुराने दोस्त थे, बचपन से ही वो एक दूसरे को जानते थे। तो उन्होंने अपने जो फ्रेंड्स वाली जो लैंग्वेज होती है उसकी भी उन्होंने बात की, तो बोले हाँ पहचान लिया, कहाँ हो आप, बोले कि आपका इंतजार कर रहे हैं आपके सेमिनार में। और जैसे ही विजय विरोधिया जी की एंट्री हुई, हम सभी लोग वहां बैठे हुए थे, तो विजय विरोधिया जी की जब एंट्री हुई तो लोग विजय विरोधिया जी के ऊपर फूल डाल रहे थे, फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत कर रहे थे। और कमाल की बात ये है कि विजय विरोधिया जी ने फूल उठाकर अपने दोस्त के ऊपर डाल दिए और उनसे गले मिले। और वहां से एक बात और मुझे सीखने को मिली कि नॉर्मली अगर हम देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी अच्छी उपलब्धि मिल जाती है तो उसके अंदर एटीट्यूड इतना आ जाता है कि वो सामने वाले को कुछ नहीं समझता है। लेकिन विजय विरोधिया जी, जिनको आप सभी जानते हैं और जो कि एक बहुत अच्छी पिन पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपने
20 साल पुराने दोस्त को गले मिला और फूल डाल के उनका स्वागत किया। तो यहाँ से पता चला कि ये सचमुच आरसीएम बिजनेस की ही ये एजुकेशन है, ये आरसीएम के ही संस्कार हैं जिसकी वजह से इस जो इतना अच्छा बिहेव उन्होंने किया है। उसके बाद जब विजय विरोधिया जी का टाइम आया सेमिनार में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, तो विजय विरोधिया जी ने हमें ये बताया कि जिस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन कराया था वो व्यक्ति आज इस हॉल में बैठा है, जबकि उस लड़की के पापा जी ने हमें ये बताया था कि मैंने भी आरसीएम ज्वाइन किया था और विजय विरोधिया जी ने मुझे भी आरसीएम ज्वाइन कराया था, लेकिन मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। लेकिन बाद में जब विजय विरोधिया जी की बारी आई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की, तो उन्होंने ये बताया कि जिस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन कराया था, यानी कि विजय विरोधिया जी को जिस व्यक्ति ने ज्वाइन कराया था, विजय विरोधिया जी की अपलाइन, उन्होंने बोला कि आज वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो हम तो समझ गए थे कि शायद वो इन्हीं की बात कर रहे हैं। और जब बाद में फिर उनको अंकल को भी याद आया कि हाँ, विजय विरोधिया जी को ही मैंने ज्वाइन कराया था, यानी मैं विजय विरोधिया जी की अपलाइन हूँ, ऐसा उन्होंने बोला कि मैंने विजय विरोधिया जी को ज्वाइन कराया था। और जब ये बात उनकी बेटी को पता चली तो उनकी बेटी ने अपने पापा को ये बोला, उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और उसने यही बोला कि पापा आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि राशन ही तो खाना था, कि सिर्फ दुकान ही तो बदलनी थी। आज वो कहाँ थे और कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं और आप तो उनकी अपलाइन है। आज विजय विरोधिया जी का एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। तो आज अगर वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं तो आप तो उनकी अपलाइन थे। आप अगर चलो काम नहीं करते, आप अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा अगर हम राशन ही यूज कर रहे होते, अगर हम सामान ही यूज कर रहे होते, तो कम से कम 2, 4, 5 लाख रुपए मंथली तो हमारी भी इनकम होती। तो उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो लड़की ने अपने पापा को यही बोला कि पापा आपको इतनी सी बात भी समझ नहीं आई। तो साथियों, ये आप थोड़ा बच कर रहिए, ऐसा आपके साथ ना हो जाए क्योंकि ऐसे ऐसे इंसिडेंट जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। और इसीलिए मैं बोल रही थी कि आपके जो बच्चे हैं वो आपको माफ नहीं करेंगे आने वाले टाइम में, जब वो पढ़कर आएंगे। और अभी तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए डिप्लोमा भी शुरू हो चुका है और एजुकेशन पढ़ाई में भी अलग अलग चैप्टर्स में भी आ चुका है। तो बस वही बात, फिर एक बात याद आती है कि आदरणीय सतीश पंडित जी अक्सर एक लाइन बोला करते हैं कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यानी कि विजन क्लियर है हमारा, आरसीएम ज्वाइन हो चुका है, इसके बाद अभी जरूरत है तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अक्सर हमारे मन में ये बात रहती है कि आरसीएम ज्वाइन कर लिया बस अब तो हम लखपति और करोड़पति हो जाएंगे। नहीं, आरसीएम ज्वाइन करना सिर्फ एक बच्चे को क्लास में स्कूल में एडमिशन दिलाने के बराबर है। अगर किसी बच्चे का हमने स्कूल में एडमिशन करवा दिया, उसको हम किताबें भी खरीद के दे दें, उसको हम यूनिफॉर्म भी दिला दें, उसको हम ट्यूशन भी लगा दें, लेकिन अगर वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चा पास होगा, बल्कि ये गारंटी है कि वो फेल ही होगा। अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल ही होगा। इसी तरीके से आरसीएम में ज्वाइन करना सिर्फ और सिर्फ बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने के बराबर है। ज्वाइन करने से हम ये सोचते हैं कि काम खत्म हो गया, लेकिन असली काम वहीं से शुरू होता है। जब ज्वाइन करा तभी से हमारा काम शुरू होता है कि अपनी अपलाइन के पास बैठकर हम सीखें, अपनी अपलाइन से हम नॉलेज लें, जानकारी लें, काम करना शुरू करें, कैसे कैसे काम करना है। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि चलो ठीक है प्लान सीख लिया हमने, अभी हमने मन भी बना लिया कि चलो आरसीएम में काम करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक दिन प्लान दिखा दिया, 4 दिन तक किसी को प्लान नहीं दिखाया, एक दिन किसी को प्लान दिखा दिया, उसके बाद 10 दिन तक सो गए और चौथे दिन जब उठते हैं तो फिर किसी को प्लान दिखा दिया। नहीं, कंसिस्टेंसी इस बिजनेस में बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक बूंद जब एक बूंद गिरती है तो पत्थर में भी निशान कर देती है। एक रस्सी जब किसी भी कुएं से, जैसे हम पहले जब पानी निकाला करते थे तो हम देखते थे कि जहां से वो रस्सी चलती है उस पत्थर पे भी वो निशान कर देती है।
इसी तरीके से कंसिस्टेंसी इस बिजनेस में होना जरूरी है। कोई भी काम अगर हम करते हैं, अगर हम ये सोचें कि एक दिन हम सेब खा के और हम लाल हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। डेली हमें सेब खाना पड़ेगा, डेली हमें कोई भी काम करना पड़ेगा, तभी हमें उस काम में सफलता मिलती है। लेकिन गलती अक्सर हमारी यही हो जाती है कि हम हर रोज काम नहीं करते हैं। तो एक आरसीएम बिजनेस में सतीश पंडित जी अक्सर एक कहानी सुनाया करते थे, तो वो कहानी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि एक व्यक्ति था और एक दिन बाजार में गया और एक उसने तोता खरीदा एक दुकान से, और उस दुकानदार ने ये बोला कि आप ये तोता ले जाओ, सुबह शाम ये बोलेगा। तो वो व्यक्ति तोता ले आया और उसने देखा अगले दिन कि ये तो बोला ही नहीं। वो दुकानदार के पास गया दोबारा से, उसने पूछा कि ये तोता तो बोला ही नहीं। उस दुकानदार ने बोला कि आप ये घंटी ले जाओ, ये इसके पास जाएगा, घंटी बजेगी तो ये तोता बोलेगा। वो व्यक्ति घंटी ले आया और फिर अगले दिन उसने देखा कि तोता तो बोला ही नहीं। फिर वो गया दुकानदार के पास और उसने बोला कि तोता तो बोला ही नहीं। फिर उसने बोला आप ये सीढ़ी ले जाओ, ये तोता इसके ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और उसके बाद ये बोलेगा। उसने ऐसा ही किया, वो घंटी ले आया। उसके बाद अगले दिन उसने देखा कि तोता फिर नहीं बोला। फिर उसके बाद उसने बोला कि आप ये इसके लिए पिंजरा ले जाओ, वो पिंजरे के अंदर घूमेगा फिरेगा तो वो बोलेगा। वो पिंजरा भी ले गया, अगले दिन उसने देखा तोता फिर नहीं बोला। उसके बाद तोता जो है वो बिल्कुल मरण आसन पर आ गया था, यानी बिल्कुल मरने की कगार पर था। तो उसके बाद तोता मर गया। अब वो इंसान जो है उस दुकानदार के पास पहुंचा और उसने बोला कि तोता तो मर गया। तो उस व्यक्ति ने कहा अच्छा मर गया, कुछ कह कर गया क्या? उसने बोला हाँ, मरते मरते वो एक लाइन बोल के गया कि तू मेरे लिए घंटी लाया, तू मेरे लिए घुंघरू लाया, तू मेरे लिए सीढ़ी लाया, तू मेरे लिए पिंजरा लाया, तू मेरे लिए थोड़ा सा खाना नहीं ला सकता था जो कि मेरे लिए जरूरी था। तो इसी तरीके से साथियों आरसीएम बिजनेस में खाना जरूरी है। आरसीएम बिजनेस को खाना देना जरूरी है। और खाना क्या है? प्लान। आरसीएम बिजनेस का खाना है प्लान। जिस तरह हम खाना खाते हैं, दिन में हम 3 बार 4 बार भी कई बार खा लेते हैं, कई बार हम थोड़ा थोड़ा करके 5 बार भी खाना खा लेते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस जो है उसको भी भूख लगती है। और आरसीएम बिजनेस का खाना क्या है? प्लान। उसको हम कम से कम 3 वक्त की रोटी तो जरूर हम आरसीएम बिजनेस को दें, यानी कि कम से कम 3 प्लान हम डेली दिखाएं। 3 नहीं दिखा सकते, कम से कम 2 वक्त का खाना तो दें हम अपने बिजनेस को, आरसीएम को, या कम से कम 1 वक्त का खाना तो जरूर दें। अगर हम खाना नहीं देंगे उसके बाद फिर बहुत से लोग हमें मिलते हैं, वो बोलते हैं कि हमने भी आरसीएम करके छोड़ दिया, कुछ नहीं होता। तो साथियों काम करना पड़ता है, काम करने से ही आएगा। और तो आरसीएम का खाना जो है वो प्लान है। डेली हम प्लान दिखाएं, 6 बेसिक को फॉलो करें। यही आरसीएम बिजनेस में बड़ी सक्सेस का यही राज है। और टाइम भी मेरे ख्याल से हो चुका है। तो आज का जो ये सेशन था बहुत अच्छा लगा और मैं थैंक्स करना चाहूंगी सपना मैम को। उन्होंने मुझे एक मौका दिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सभी से भी मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितनी भी बातें आज हमारी हुई हैं, मैं भी अभी सीख ही रही हूँ और लगातार सीखने पे ही मेरा फोकस है। और आप भी लगातार अपनी अपलाइन से सीखते रहे। जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं उनको जरूर अटेंड करें। और ये प्रोग्राम जो सपना मैम के चैनल पर चल रहा है, लगातार हर बुधवार को एक लीडर को ये इनवाइट करती हैं और एक लीडर को मौका देती हैं बोलने का, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, ताकि लोगों का ज्ञान बढ़ सके। तो इनके चैनल को भी जरूर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें जरूर, ताकि सभी लोगों तक एक शायद कोई नेटवर्क इशू आया है। तो हम सभी धन्यवाद देना चाहेंगे सुप्रिया जी को, जिन्होंने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। और आज का जो सेमिनार था बहुत जबरदस्त रहा, शानदार रहा। और क्योंकि हम जिस लीडर से मिलते हैं उनमें कुछ अपनी ही कुछ खास बात रहती है, तो हम अपने अंदर की वो खास बात कैसे किसी से सीख के निखार सकते हैं, वो आप इस प्लेटफॉर्म पे सीख सकते हैं। हर वेडनेसडे हमारी यही मीटिंग होती है, यही हमारा लिंक होता है और यही हमारा
मीटिंग का कोड होता है, पास कोड होता है। तो आप सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद। बस आज की जो मीटिंग है आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और हमारा जूम एप्लीकेशन पे जो लोग यहाँ पे ऐड होते हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि अपना टाइम निकालना बहुत बड़ी चैलेंज होता है लाइफ में, क्योंकि घर में भी हमें हजारों काम होते हैं। बाकी आज जो मैडम ने हमें बताया है, सुप्रिया जी ने, बहुत दिल खुश हो गया, क्योंकि उनने अपनी लॉकडाउन की जर्नी बताई है। लोग सोचते यार मैं लॉकडाउन में काम करके करूंगा क्या, होगा क्या, पर ये समय सबसे बेस्ट है कि आप इस लॉकडाउन में अपने आप को कैसे निखार सकते हैं, कैसे एक लीडर बना सकते हैं। तो कुछ ऐसी पॉइंट्स थे जो मुझे काफी हद तक अच्छे लगे कि अगर आने वाली पीढ़ी आपसे चैलेंज की तरह बोलेगी या फिर कुछ पूछेगी कि आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आई, तो आप भी चाहते हैं कि आपकी फैमिली वाले या आपके बच्चे आपसे आने के बाद, इस बिजनेस में आने के बाद, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, आरसीएम में आने के बाद आपसे कहे कि आपको इतनी सी बात समझ नहीं आई, अगर आप पहले ही ज्वाइन हो जाते तो आज हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ऐसी कई सारी हमारी बातें रहती, पर लोगों का क्या माइंड रहता है, माइंडसेट सिर्फ एक यही रहता है कि यार मैं करके करूंगा क्या, और हमारे माइंड में सेट है ना कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा, नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो हमारे माइंड सेट बचपन से ही हो जाता है, और होता क्या है कि हम अपने आप को कई बार बुद्धिजीवी समझते हैं। जी हाँ, काफी सारे लोग होते हैं कि जो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझते हैं कि मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब पता है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो करूंगा नौकरी। या अगर कोई व्यवसाय भी कर रहा होगा तो बोलेगा यार मैं तो कर रहा हूँ अपना व्यवसाय, मुझे कोई नेटवर्क मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे चैलेंज काफी सारे लोगों के बीच में आएंगे। उसी को लेकर एक रिलेटेड मेरे पास आज की एक कहानी है आप सभी के लिए। तो उसके लिए पहले आप सभी को वीडियो ऑन करना पड़ेगा। आपकी स्माइल के साथ हम हमारी आज की कहानी स्टार्ट करेंगे, वरना हम कहानी की स्टार्टिंग नहीं करेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि सुप्रिया जी के लिए, जिन्होंने आज का इतना अच्छा सेशन दिया है, उनके लिए एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए जहां आप बैठे हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने आज हमें अपना इतना अच्छा समय दिया, इतनी अच्छी नॉलेज दी है, और ये नॉलेज हर कोई नहीं दे सकता है। तो उनके लिए तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल, आप सभी आए। और सुप्रिया जी वापस हमारे बीच जुड़ चुकी है, तो धन्यवाद देंगे सुप्रिया जी का कि सुप्रिया जी आप हमारे बीच आके इतना हमें जानकारी दी है। और मैं आपको स्पॉटलाइट कर देती हूँ। जी हाँ, थैंक यू तो मैम। आपका वापस से वेलकम है हमारे बीच। थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से मैम का कनेक्शन हट गया था, हम उन्हें वापस खींच के लिया है। आरसीएम के लोग इतनी जल्दी से पीछा नहीं छोड़ते, जो तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी। तो आज की जो हमारी कहानी है वो कुछ इसी प्रकार की है कि लोग अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझते हैं, बोलते हैं कि मुझे तो सब आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं इस दुनिया का महान व्यक्ति हूँ। तो मैं आज आप सभी से कुछ ऐसे चंद सवाल पूछना चाहूंगी। आपको सिर्फ मुंह हिला के या फिर सर ना की तरफ या सर हाँ की तरफ हिला के जवाब देना है, क्योंकि सभी का वॉइस तो नहीं खोल पाऊंगी मैं, पर आप मुंह हिला के इशारा करके हमें बता सकते हैं कि आपको मेरी आवाज आ रही है। पहले तो आवाज आ रही है, मुंह हिला के बता दीजिए कि आवाज आ रही है। धन्यवाद। तो आज की जो हमारी कहानी है वो बुद्धिजीवियों पे है कि एक बुद्धिजीवी था जिसका नाम मतलब बहुत बुद्धिजीवी अपने आप को समझता था, बोलता था यार इस दुनिया में मेरे से बढ़कर कोई नहीं। और लोग अपने को बुद्धिजीवी कैसे समझते हैं कि मुझे तो मैं तो एक बार में कोई मीटिंग जाता हूँ, उसका पूरा बिजनेस प्लान सीख के आ जाता हूँ, बाकी मेरे को अपलाइन की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आज क्या जरूरत है, क्या होने वाला है, वो आज इस कहानी से आपको पूरा हो जाएगा। एक व्यक्ति था दानचंद, और एक दानचंद से मुझे एक चीज और याद आया कि आज तक कितने लोगों को वक्त से पहले मिला है या उनको करना पड़ा है, मतलब किसी भी चीज को लेकर या पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर आपको मिला है या आपने दिया है। मिला है तो सर हिलाइए, नहीं दिया है तो सर ना की तरफ हिलाइए। मिला है सबको, वक्त से पहले मिला है, सभी को वक्त से पहले मिला है। अच्छा, आपने आज तक सभी को दिया है या आपके पेरेंट्स को आज तक आपने कुछ दिया है, या आपके पेरेंट्स से आज तक आपने कुछ लिया है? कितने लोगों ने दिया है?
आज आज भी मैं मेरे मम्मी पापा से मांगती हूँ, तो मैं तो बोलती हूँ आज भी मैंने मेरे मम्मी पापा से लिया है। भले ही वो कोई भी चीज हो, ज्ञान की बात हो, समझदारी की बात हो, या कोई भी पॉकेट मनी की बात हो, तो आज भी मैं अपने मम्मी पापा से लेती हूँ। वो अलग बात है। वो बाकी आज तक हमने जो भी किया है ना, हमको मिला है वक्त से पहले। हमने किसी के आगे हमें हाथ नहीं फैलाने पड़े, हमारे पेरेंट्स ने हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिए। इसका एग्जाम्पल आज आपके सामने ही है कि इतनी पढ़ी लिखी बेटी को 8-9 हजार की नौकरी नहीं करने दे दिया और उन्हें आरसीएम में लेके आए। तो वो जानते थे फ्यूचर कि आरसीएम में अगर मैं अपनी बेटी को लेके आऊंगा तो मेरा बेटी का फ्यूचर सिक्योर होगा। तो यहाँ पे इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि एक व्यक्ति था दानचंद, जिसने कभी दान नहीं किया। महाकंजूस, मतलब जो चाय की मक्खी भी गिरी हो ना तो उसको चूस के निकाल के फेंके, चाय पी जाए, इतना महाकंजूस। उसका नाम सिर्फ उसके माता पिता ने दानचंद रखा था, उस नाम से उसका कोई लेना देना नहीं था। तो एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी ना दान करता था, ना पुण्य करता था, ना वो आस्था में विश्वास रखता था, ना कुछ। और वो डरता था कि कोई मुझे घर पे किसी की शादी में मुझे नहीं बुला ले, यार मुझे दान करना पड़ जाएगा, मुझे वहां पे जाके पैसे देना पड़ जाएगा, या फिर कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ कभी घूमने नहीं जाना। तो एक ऐसा व्यक्ति था, महाकंजूस। तो जब उसकी शादी हुई, शादी के बाद कुछ साल बीत गए, तो उसकी बीवी देखती थी और उसकी बीवी बहुत परेशान रहती थी कि यार ये तो कभी किसी को दान नहीं करता है, कैसे इसका व्यक्ति का जीवन कटेगा। तो ये सब देखते हुए एक दिन दानचंद को बोलती है उसकी बीवी उसके पास जाके कि यार तुम कैसे व्यक्ति हो, कभी कुछ तो दान करो, कुछ तो धर्म करो, कुछ तो पुण्य करो अपने जीवन में। तो दानचंद बोलता है नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दान कर सकूं या फिर पुण्य कर सकूं, किसी का भोग खिला सकूं। तो उसकी बीवी ने कहा, दानचंद की बीवी ने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम दान नहीं कर सकते तो अपने घर से 12 किलोमीटर दूर गंगा जी है, वहां जाके अपने पाप तो धो लो। तो उसकी बीवी ने जब उसको ये राय दी तो दानचंद के दिमाग में आया, हाँ इतना तो मैं कर सकता हूँ, 12 किलोमीटर तो है। वो व्यक्ति 12 किलोमीटर तक पैदल गया, कहाँ, गंगा जी में स्नान करने। इतना कंजूस, अब आप सोच सकते हैं कितना कंजूस वो व्यक्ति होगा जो 12 किलोमीटर पैदल गया अपने पुण्य कमाने के लिए। जब वो जैसे घाट पे गया तो अब वो घाट पे जाके सोचने लगा कि अगर मैं घाट पे जाके स्नान करूंगा तो बहुत सारे पंडित लोग आ जाएंगे, ब्राह्मण लोग आ जाएंगे, जो बोलेंगे लाओ पूजा करा देता हूँ, दान करो, आप हमको भिक्षा दो, जो भी है। तो इस डर से दानचंद वहां से हटके मुर्दा घाट चला गया। मुर्दा घाट जानते हैं ना, गंगा जी के पास में ही मुर्दा घाट भी होता है। बोलते हैं मुर्दा घाट चले जाता हूँ, वहां कोई ब्राह्मण नहीं होगा। तो ये सब देख रहे थे एक हमारे शंकर जी। शंकर जी के हमारी तो कहानी में जब तक आए नहीं तो मजा नहीं आता है। तो ये सब चीजें देख रहे थे कि यार एक ये दानचंद है इतना महाकंजूस कि घाट पे नहाने की जगह मुर्दा घाट पे जाके नहा रहा है, इतना क्या कंजूस। तो उनको मस्ती सूझी, शंकर भोले बाबा को मस्ती सूझी। तो वो जैसे ही मुर्दा घाट पे दानचंद नहाने के लिए अंदर गया, जैसे उसने डुबकी मारी गंगा जी में, तो शंकर जी ने भी एक ब्राह्मण जी का रूप धारण किया, और जैसे ही डुबकी मार के दानचंद बाहर आए, वैसे ही भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके बाहर निकले। और जैसे ही बाहर आए तो हंसने लगे, बोलते महाराज की जय हो। अब दानचंद ने जैसी उसको देखा वैसी परेशान हो गए, यार ये कहाँ से आ गए, अब ये तो बिना भिक्षा लिए तो जाएंगे नहीं। तो वापस ब्राह्मण ने कहा यजमान की जय हो, और यजमान यहाँ कैसे। तो उन्हें बताया कि मैं यहाँ पे अपने पुण्य कमाने आया हूँ, पाप धोने आया हूँ, बीवी ने भेजा है घर से। तो ब्राह्मण कहते हैं कि अच्छा है, आप जैसे लोग यहाँ पे आते हैं, मुर्दा घाट पे तो कोई भी नहीं आता, साल साल भर में एक व्यक्ति आ जाते हैं जो हमें साल भर का भोजन दान करके चले जाते हैं। अब दानचंद के पसीने छूटने लग गए,
कि भैया ये तो साल भर का खाना भोज मांग रहा है हमसे। तो बोलते साल भर का तो हम नहीं दे सकते। तो ब्राह्मण फिर बोल पड़े कि चलो 1 महीने का दे दो। तो दानचंद फिर बोल पड़े नहीं, हम तो 1 महीने का क्या 1 दिन का भी आपको भोज नहीं दे सकते। तो उस समय में एक ढेला चलता था। तो ब्राह्मण फिर बोले कि चलो 1 दिन का नहीं, एक ढेला तो दे दो, कुछ तो दान करके जाओ। तो फिर वो दानचंद परेशान हो गए कि यार एक ढेला भी मैं कैसे दूंगा। तो फिर वो बोलते चलो ठीक है, तुमको एक ढेला देता हूँ पर उधार दूंगा, वो कब देना है वो मैं देखूंगा, पर एक ढेला जो दूंगा वो भी उधार दूंगा, लेना हो तो ले लो। तो ब्राह्मण तो मस्ती में थे, मतलब हमारे शंकर भगवान तो मस्ती में आए थे। बोले आज तो उसको छोड़ूंगा नहीं, आज से भले ही एक ढेला उधार ही सही, आज इससे लेके जाऊंगा। तो ब्राह्मण मस्ती में चलो ठीक है उधार ही दे दो। तो वहां पे दानचंद नहा के निकले, अपना कपड़े वपड़े बांधे और चले गए घर। वापस दानचंद 12 किलोमीटर तक घर पैदल आया। अब 12 किलोमीटर जाना 12 किलोमीटर आना, इंसान थक जाता है। अब घर पे आया, नहाया, खाना वाना खाया और खा के सो गया। अब ब्राह्मण हमारे शिव शंकर महाराज जो थे वो मस्ती के मूड में थे, आज तो पूरा परेशान करने वाले थे। तो वो दानचंद के घर पहुंच गए। जैसे ही दानचंद खाना खा के लेटा, तो वैसे ही उसने दस्तक, महाराज अपने ब्राह्मण जी ने दस्तक दी घर पे। जैसे ही गेट खुला तो उसकी बीवी सामने आई, और बीवी सामने आते ही वो बोले कि महाराज की जय हो, यजमान कहाँ है। तो उसकी बीवी बोली कौन यजमान। बोले आपके पति देव आए थे गंगा जी पे, हमको कुछ देने का वादा करके गए हैं। तो उनकी बीवी ब्राह्मण को गेट पे ही रुका के बोलती रुको मैं पूछ के आती हूँ ये सही है कि नहीं है। और मेरे पति देने के मामले में तो वो पूछने जाती है अपने पति के पास। तो उसको अपने पति को खाना खा के वो जब लेटा था उसको उठाती है, सुनो उठो, तुम किसी ब्राह्मण को कुछ देने का, दान देने का बोल के आए थे क्या। तो उसके दानचंद की नींद खुलती है, जागता है वो एकदम हड़बड़ा के, बोलता हाँ क्यों क्या हुआ। तो वो बोलती है कि वो बाहर आए हुए खड़े हुए मांग रहे, क्या दे के देने का वादा करके आए थे। तो दानचंद बहुत भड़क गए कि क्या बोलूं अब। तो वो अपनी बीवी पे गुस्सा उतारते हुए बोलते तो बोल दो कि वो है नहीं, सो रहे, परेशान है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बीवी बाहर जाती है, अब वो गुस्से में पति चिल्ला दे तो पत्नी चुप हो ही जाती है, ऐसे में कुछ बोल ही नहीं पाती है। और पहले की बीवियां बहुत शांत होती थी, अभी की बीवी को चिल्ला के देखो, नहीं तुम्हारे बैंड बजा दे तो फिर कहना। तो उस समय की बीवी चुपचाप बाहर आई, ब्राह्मण को बोली कि महाराज हमारे पति की तो तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रहे हैं, बाद में आना। तो ब्राह्मण तो मस्ती में थे, बोले कि अरे यजमान की तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, आज हम यहीं विश्राम करेंगे और इनकी देखभाल करेंगे। तो बीवी भी परेशान, अब अंदर से पति भगाए और बाहर से ब्राह्मण, क्या करा जाए कुछ समझ में नहीं आता। फिर बीवी अंदर गई, बोली वो तो आलती पालती लगा के बाहर बैठ गए, डट के बाहर बैठ गए गेट पे, बोले आज तो जाएंगे नहीं। तो पति फिर गुस्से में आया और फिर पत्नी को चिल्लाया, बोल लो जाओ मर गया तुम्हारा पति। अब पत्नी बेचारी सीधी सादी थी, गांव की थी, अब बाहर जाती है रोते हुए, मेरे पति मर गए। तो यजमान जो ब्राह्मण थे वो एकदम हड़बड़ा के बोलते हैं मर गए, अरे ऐसे कैसे मर गए। तो बोलते चलो ठीक है मर गए तो क्या कर सकते हैं। ब्राह्मण बोलते मर गए तो अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं पूरे गांव को बता देता हूँ कि आपके पति का स्वर्गवास हो गया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब कर देंगे। तो अब ब्राह्मण पूरे गांव में जाके ढिंडोरा पीटियाते कि फलाना फलाना दानचंद थे वो मर गए उनकी बीमारी से, एक दिन गंगा जी नहा के आए, तबीयत खराब हुई और बीमारी से वो गुजर गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब दानचंद इतना महाकंजूस कि जब अर्थी के लिए जब कुछ सब कुछ तैयार किया गया तो वो दानचंद उठने को तैयार नहीं, कि उसको एक ढेला जो उधार बोल के आया था वो एक ढेला देना पड़ जाएगा बंदे को।
तो वो पड़ा रहा एकदम, जैसे लाश पड़ी रहती है, एक मुर्दा पड़ा रहता है, वैसे एक मुर्दे की तरह वो दानचंद एक मुर्दे की जैसे पड़ा रहा, सांस रोक के। अब उसकी बीवी टेंशन में आ गई कि इसको सच में नहीं जला दे, तो वो जोर जोर से रोने लगी, अरे मेरा पति जिंदा है, अरे मेरा पति जिंदा है। तो आज तक बताओ कि कभी भी किसी रोती हुई बीवी की कोई बात सुनता है? मुर्दा के पास में अगर कोई रोती हुई बीवी बोले अरे मेरे पति तो जिंदा है, कोई सुनता है? नहीं सुनता ना। उसको यही समझाया जाता है कि बेटा तेरा ये वहम है, तेरे पति गुजर गए, शांत हो जा, अगले जन्म में फिर मिल जाएंगे, कोई नहीं। तो वो सबको समझाने की कोशिश कर रही है कि नहीं मेरे पति जिंदा है, बस वो ऐसे पड़े हुए हैं कि उनको एक ढीला देना नहीं पड़ जाए। अब कोई उसकी बीवी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था कि कैसे सुन ले। तो अब दानचंद इतना महाकंजूस कि चलो फिर अर्थी तैयार हो गई, अर्थी पे उसे लेटा दिया गया, और जब उसको शमशान लेके गए तो वो अर्थी पे लेटा ही रहा। उसने एक आंख खोल के बाहर देखा तो वो पंडित जो थे, ब्राह्मण जो बन के आए थे शंकर जी, वो सबसे आगे लोटा पकड़ के वही चल रहे थे। तो जब उनने देखा यार ये तो मेरा आज पीछा छोड़ेगा है नहीं, तो जैसे उसको अर्थी से उठा के चिता पे लेटाया गया, चिता जो तैयार की जाती है, वो बंदा इतना कंजूस कि वो फिर भी चिता पे उठने को तैयार नहीं, बताने को तैयार नहीं, अगर उठ गया तो एक ढेला देना पड़ जाएगा, इतना महाकंजूस। तो अब ब्राह्मण देख रहे हैं, शंकर भगवान जी को दया आ गई। अब शंकर भगवान तो हमारे भोले बाबा है, तो उनको दया आ गई, बोले यार ये उठने वाला है नहीं, ये ढीठ आदमी है, चलो जान दो, नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। अब शंकर जी ब्राह्मण जो रूप धारण करके गए थे, वो उसके दानचंद के कान में आके बोलते हैं कि मैं शंकर भगवान हूँ और मैं हिमालय से आया हूँ, मैं सिर्फ तेरी परीक्षा ले रहा था, उठ जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए देर से देवता, उठ जा। तो जैसे ही वो आंख खोलता है फिर वो ब्राह्मण को देखता है, फिर वापस लेट जाता है। तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे महाकंजूस आपकी लाइफ में, आपके साथ आपका प्लान सुन लेंगे, आपकी चाय पी लेंगे, आपका नाश्ता कर लेंगे, पर आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। तो ऐसे लोग पूरे जगह में आपके साथ भरे पड़े हैं, तो इससे आपको हताश निराश नहीं होना है। फिर बाद में जाके जब उसको रियलाइज हुआ कि मैंने जो भी किया गलत किया, फिर जब वो सब लोगों ने उसको बहुत पीटा भी कि हमारा वक्त बर्बाद किया, तो कहानी तो यही खत्म होती है। कहानी का सारांश यही है कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कंजूस होंगे, महाकंजूस होंगे, आपको यूज करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में भी आके आपको यूज करेंगे कि आपका पैसों के टिकट खरीद के वो मीटिंग अटेंड कर लेंगे, बाहर जाके आके बोलेंगे यार देखो देता हूँ, और ऐसे में आप लोगों के साथ अपना कनेक्शन खराब करते हैं। और काफी सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो अगर आपका डिस्प्ले वॉल से सामान खरीदते हैं तो कहते हैं कि बाद में देता हूँ। तो किसी के साथ भी उधारी का काम मत करें। कोई अगर आपको दानचंद मिलता है तो आपको ज्ञानचंद बनना है। अपना दिमाग जहाँ चलाना है कि जहाँ आप लोगों को अपना जो समर्पित करते हैं प्रेम भाव, वो आप प्रेम भाव अपना रिलेशन में रखिए। आप इस बिजनेस में कोई भी आप क्रेडिट किसी को भी मत दीजिए, क्योंकि आपको क्रेडिट नहीं मिलता है तो आप दूसरे को भी उधार ना दे। तो दानचंद की कहानी से हमको तो यही आज का सारांश कंप्लीट होता है। दानचंद आपकी लाइफ में भरे पड़े, काफी दानचंद भरे पड़े। और इस लॉकडाउन में तो काफी लोगों ने जो किसी रिलेटिव के यहाँ फंस गए थे, उनके यहाँ काफी दानचंद बन के बैठ के खाया पिया मौज किया 3-3 4-4 महीने, और फिर वापस आके अपने काम पे चले गए, और बेचारे उस रिलेशन वाले के यहाँ जहाँ गए थे उसकी 12 बजा दी। तो ऐसे लोग आपके बीच मिलेंगे, आपको यूज करेंगे, आपको खाएंगे, आपके साथ पिएंगे, बैठेंगे, उठेंगे। आपको अपना बिजनेस उन लोगों के साथ करना है जो जेन्युइन है, जो इस बिजनेस में आपके साथ कदम से कदम मिला के चल सके। और नेटवर्क मार्केटिंग का हमें आपके पास हर बार एक मैसेज सिर्फ इसीलिए पहुंचाने के लिए आते हैं कि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत समझो कि कितना बड़ा है और कितना पावरफुल है। इसमें काम करके आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, इसमें आपको लगातार काम करके पता चलेगा। आप एक दिन काम करेंगे, फिर 4 दिन रेस्ट करके 5वें दिन काम करेंगे तो आपका मन नहीं लगने वाला है। तो ये बात अपने माइंड में क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आज की हमारी लाइव सेशन हम कंप्लीट करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप यूट्यूब पे हमारे साथ लाइव बने रहे। अभी हमारे जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा
वो सिर्फ हमारे जूम साथियों के लिए होता है, जो जूम पे हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा यूट्यूब लाइव हम बंद कर रहे हैं।